हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, हम लोग का न्यूक्लियाई चैप्टर चल रहा है, एटॉमिक न्यूक्लियस। एंड इसमें बच्चों हमने कल तक ऑलमोस्ट चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है, मगर थोड़ी कुछ बातें रह जाती हैं। आइए एक बार उनको हम पढ़ लेते हैं। एक्चुअली हमें जो फोकस करना है बच्चों, वो बाइंडिंग एनर्जी के कंसेप्ट पर फोकस करना है, इसलिए इन चीज़ों को समझना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। देखिए, आप ऐसा समझिए कि एनर्जी दो कंडीशंस पे रिलीज होती है। कैसे? मान लीजिए एक घर में बहुत सारे लोग जो थे, वो अलग अलग रह रहे थे। ठीक है, ये बहुत सारे लोग हैं, मतलब ये न्यूक्लियॉन्स हैं। क्या है बेटा? ये न्यूक्लियॉन्स। ठीक है ना? ये कुछ न्यूक्लियॉन्स हैं। अब ये न्यूक्लियॉन्स सबके सब जो हैं, वो अलग अलग बिखरे बिखरे रह रहे थे। क्लियर? मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियॉन्स हैं। अगर ये मर्ज हो करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना दे, मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियॉन मिल करके अब एक बड़ा यदि न्यूक्लियस बना देते हैं, तो ये अपने मिलने की खुशी में, सारे एक होने की खुशी में बताइए पटाखे फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे? बिल्कुल फोड़ेंगे। मतलब क्या करेंगे बेटा? ये एनर्जी रिलीज करेंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये एनर्जी देंगे, और ये जो एनर्जी कहलाएगी, इन टोटल न्यूक्लियॉन्स की जो एनर्जी निकलेगी, उसको हम बोलेंगे टोटल बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना? तो ये जो एनर्जी देंगे, ये एनर्जी कौन सी वाली देंगे? ये जुड़ने की खुशी मनाएंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक ये बाइंड हो गए हैं। हो गया कि नहीं हो गया बाइंड? और इस बाइंड होने पर ये कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे। समझ गए ना? ये कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, वो एनर्जी कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहलाएगी बच्चों? बाइंडिंग एनर्जी। तो ये क्या देखा आपने बेटा? ये है फ्यूजन। ठीक है ना? और बच्चों, फ्यूजन में ना बहुत ज्यादा एनर्जी निकला करती है। ठीक है ना? फ्यूजन में जो एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। मतलब कंप्लीटली छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियाई बना रहे हैं। क्लियर है? अभी हम निकालेंगे कि कितनी एनर्जी मिली होगी। अच्छा, ये एनर्जी क्यों मिली होगी? ये एनर्जी इसलिए बनी होगी बच्चों, क्योंकि यहां से यहां जाने पर थोड़ा सा मास डिफेक्ट आया होगा। वो पक्के से इन्वॉल्व हुआ होगा, इतना छोटा होगा कि आपको समझ में नहीं आता। जैसे मान लो बेटा, यहाँ पे मास है m1 इस पूरे न्यूक्लियॉन्स का। क्लियर? और न्यूक्लियॉन्स के मिलने के बाद जो नया न्यूक्लियस बना, उसका मास है m2। क्लियर बेटा? तो आप देखेंगे डेफिनेटली m1 ग्रेटर देन m2। तो बेटा मास कितना चेंज हो गया? डेल्टा m इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2। क्लियर कि नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? सो m1 माइनस m2। अब यहाँ पर आपके पास में जो मास आया है, एक्चुअली यही मास जो है, ये यही मास से बनने वाली एनर्जी, कितनी एनर्जी बनेगी? E इक्वल्स टू mc स्क्वायर से डेल्टा m मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नॉट क्लियर? तो डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर एनर्जी बनेगी। और अगर आपका मास AMU में है, तो एनर्जी निकालने के लिए, अगर आपका मास AMU में है, तो आपको पता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना? कब? इफ दिस मास इज गिवन इन AMU। क्लियर? तो इतनी एनर्जी आपकी बन जाएगी। तो ये एनर्जी किसकी वजह से बनी? इस मास डिफेक्ट की वजह से बनी। मतलब जो मास कम हुआ है, वही एनर्जी की फॉर्म में जाकर के इस न्यूक्लियस को बांध रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? वही एनर्जी क्या कहलाती है? इसकी बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर बेटा? यस। तो ये एनर्जी इसकी जो होती है, जो निकलती है मास डिफेक्ट के कारण, और वो मास डिफेक्ट के कारण जो एनर्जी कहलाती है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है बच्चों? तो एक बात तो ये है कि फ्यूजन में भी एनर्जी निकली। अब दूसरी बात ये है बेटा कि फिजन में भी एनर्जी निकलने वाली है। ठीक ना? तो सबसे पहले मैं बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, हम बात करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की। तो टॉपिक बनाइए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्या होती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी? देखिए बेटा, ये सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स हैं। मतलब इनकी खुद की कुछ ना कुछ इनकी खुद की कुछ ना कुछ मास होंगे। ओके, ये देखो, यहाँ पे ये प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है। कुछ प्रोटॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, और ब्लू कलर में आपके पास में कुछ आपको न्यूट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये न्यूट्रॉन है, ये भी न्यूट्रॉन है, ये भी न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ये भी न्यूट्रॉन है, ये भी न्यूट्रॉन है। क्लियर बेटा? अब यदि हम कंबाइनली लिखें, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना बनेगा बेटा? mp, दिस इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। mn, दिस इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके बेटा?
सॉरी, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, यहाँ पे वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन आप इसको लिख लीजिए। mp इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन एंड mn इज द मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। क्लियर बेटा? ओके, तो इतने प्रोटॉन और इतने न्यूट्रॉन ये कंबाइन हो करके क्या बना लिए? देखिए यहाँ पे 4 प्रोटॉन बैठे हैं और बाकी के सारे आपको न्यूट्रॉन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? ये कंबाइन होकर के इन्होंने क्या बना लिया? न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस बना लिया। मतलब इन सब लोग आकर के जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? अब जब ये जुड़ते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे बेटा? एनर्जी। यस, ये एनर्जी ही कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है? अब ये एनर्जी क्यों रिलीज करेंगे? देखिए, ये एनर्जी इसलिए रिलीज करेंगे क्योंकि यहाँ पे मास डिफेक्ट जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा मास डिफेक्ट? मान लीजिए कि यहाँ पर टोटल आपके पास में जो नया न्यूक्लियस बना है उसका सिंबल है एक्स। क्लियर बेटा? उसका सिंबल है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर है जेड और उसका मास नंबर है ए। क्लियर? तो यदि मैं इसका थ्योरेटिकल मास निकालता हूं, इस वाले पूरे पूरे सिस्टम का, यहाँ वाले पूरे पूरे सिस्टम का, देखिए, ठीक है? आप इसको अलग से भी फील कर सकते हैं, साथ में भी फील कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आप इसको थ्योरेटिकल मास यदि निकालेंगे, थ्योरेटिकल मास डिफरेंस, तो देखिए, जैसे एटॉमिक नंबर जेड है, मतलब कितने प्रोटॉन्स होंगे बेटा इसके अंदर? जेड प्रोटॉन्स। और न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा? ए माइनस जेड। आपने पढ़ा है कि न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये इसका निकलेगा आपका थ्योरेटिकल मास जो आपने निकाल लिया कि भैया जेड प्रोटॉन थे और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन थे, तो एक प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाई बाई जेड, एक न्यूट्रॉन का मास मल्टीप्लाई बाई ए, सॉरी, इनटू इन मल्टीप्लाई बाई ए माइनस जेड। ये आपके पास में टोटल इस अलग अलग इंडिविजुअल इनके सबके मास हो गए। बताइए हो गए कि नहीं हो गए? इन सबके अलग अलग इंडिविजुअल, बिकॉज कितने प्रोटॉन थे? जेड प्रोटॉन थे और ए माइनस जेड आपके पास में न्यूट्रॉन्स थे। क्लियर? अब जब ये मर्ज हो जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स, एक न्यूक्लियस बना देंगे, तो इस न्यूक्लियस का टोटल मास मैं ले लेता हूं एम एन। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया गया था मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू एम एन। क्लियर? तो आपने क्या किया? डेल्टा एम निकालने के लिए, मास डिफेक्ट के लिए, आपने पहले अलग अलग न्यूक्लियॉन्स के मास, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके आपने सेपरेटली पहले अपने थ्योरेटिकली मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकाल लिया, ऑल द न्यूक्लियॉन्स, और टोटल मास ऑफ आपने न्यूक्लियस निकाल लिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, आप देखेंगे कि यहाँ पे डेल्टा एम की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, दैट विल बी पॉजिटिव वैल्यू, और ये वैल्यू कहलाएगी मास डिफेक्ट। क्लियर कि नॉट क्लियर? बाय यूजिंग द फॉर्मूला इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो आप एनर्जी निकालेंगे वो एनर्जी कितनी आएगी? डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये एनर्जी कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी। ओके, ये एनर्जी कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी। जो थोड़ा सा मास था, जो मास था वो एनर्जी की फॉर्म में जो यहाँ से रिलीज हो रहा है, वही एनर्जी है जो इन न्यूक्लियॉन्स को बांधने के काम में आती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। सो अगर आपका डेल्टा एम ए एम यू में है, सो 1 AMU में कितनी एनर्जी बनती है बच्चों मास से? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फॉर टोटल बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम इन AMU मल्टीप्लाई बाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब इतने न्यूक्लियॉन्स जब आपस में बंध रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं और एक न्यूक्लियस को जनरेट कर रहे हैं, तब इतनी एनर्जी निकल रही है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आपने देखा कि ये कितने न्यूक्लियॉन्स थे टोटल? ए, कैपिटल ए। यस और नो? बिकॉज ए इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो अगर ए न्यूक्लियॉन्स कितनी बाइंडिंग एनर्जी दे रहे हैं? बीई एनर्जी दे रहे हैं। ओके, सो वन न्यूक्लियॉन कितनी एनर्जी देगा? दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? अभी हम इसका वेरिएशन देखेंगे विद एटॉमिक नंबर। हम बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ भी देखेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? यस। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अल्फा डिके।
तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है। अभी आपने देखा कि यहाँ पे न्यूक्लियॉन जो है मर्ज हो करके एक न्यूक्लियस बना रहे हैं। ओके, तो ये था न्यूक्लियर फ्यूजन। अब यदि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, टूट रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अल्फा डिके हो रहा है, यहाँ पे टूट रहा है। तो देखिए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। अब सवाल ये है कि सर फ्यूजन तो समझ में आ गया कि फ्यूजन में एनर्जी निकलती है, सर फिजन में क्यों एनर्जी निकलेगी, टूटेंगे भी क्यों एनर्जी निकलेगी? देखो बेटा, ये मान लो एक बड़ा न्यूक्लियस है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ये जो बड़ा न्यूक्लियस है, अभी मैं आपको ग्राफ में दिखाऊंगा कि बड़े न्यूक्लियस के पास जो है एनर्जी कुछ ना कुछ है। ओके, जब बड़े न्यूक्लियस के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, मगर इनके अंदर उथल पुथल चल रही है, मतलब लोग लड़ रहे हैं आपस में। जैसे कंट्री होती है ना, एक बड़े देश के अंदर कुछ एरियाज लड़ रहे होते हैं। यस और नो? हम्म। तो अब भैया आप चाह रहे हो कि ये इसके अंदर के जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो टूट करके कंपैरेटिवली रिलेटिवली दो छोटे न्यूक्लियस बना देते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस और नो? मतलब एक बड़ा न्यूक्लियस टूट करके दो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। वो लोग कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? ओके, अगेन बेटा यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। क्यों रिलीज होगी? वही मास डिफेक्ट की वजह से ही होगी एनर्जी रिलीज, क्योंकि इसका मास आपका ज्यादा होगा इस सिस्टम का। क्लियर? और इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो जब आप टोटल मास निकालेंगे डेल्टा m इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पे टोटल मास बिफोर m, क्लियर, माइनस फिर इसका मास m1 प्लस m2। क्लियर कि नॉट क्लियर? इससे आप एनर्जी बनाएंगे, वो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। ओके, अच्छा ये क्यों टूटे? क्योंकि ये स्टेबल है। क्या है ये न्यूक्लियाई? स्टेबल है। समझ में आया? तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि बच्चों न्यूक्लियर फिजन जब दो मिलके एक बनते हैं या कई मिलके एक बनते हैं, जब न्यूक्लियॉन सारे ऐड हो जाते हैं, तो भी आपका एनर्जी रिलीज होती है, और इस केस में भी एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब तो जो दो जुड़ के एक बड़ा बनेगा तो भी एनर्जी रिलीज होगी, और यहाँ भी एक एनर्जी रिलीज होगी। एक तरफ वो बड़े कंट्री बनने की खुशी मना रहे हैं, और एक तरफ पे छोटे छोटे कंट्री नए बनने की खुशी मना रहे हैं। समझ रहे हैं ना? ये अलग होने की खुशी मना रहे हैं, दोनों में ही खुशियां मिलेंगी। क्लियर? और दोनों कंसेप्ट वैलिड भी हैं, है ना? तो यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि फ्यूजन में भी एनर्जी निकलती है और फिजन में भी एनर्जी निकलती है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक प्रकार का फिजन हो रहा है। देखिए एक हैवी न्यूक्लियाई है, 92 यूरेनियम 238, मतलब इसके पास टोटल 238 न्यूक्लियॉन है। टूट करके बेटा 90 थोरियम 234 और प्लस अल्फा डिकेट 2He4 यहाँ पे रिलीज हो गया, प्लस एनर्जी निकल रही है। एनर्जी को क्यू से शो करते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपको निकालना है कि टोटल कितने, व्हाट इज अमाउंट ऑफ क्यू, क्यू कितना होगा। क्लियर है बच्चों? सो देखिए बिफोर 238 का जो मास है यहाँ दिया हुआ है, मास ऑफ 92U238 इज इक्वल्स टू यूरेनियम 238.05079 यूनिट, ये इसका मास है। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो यहाँ ये क्या बन गया? मास ऑफ यूरेनियम। ओके, मास ऑफ यूरेनियम। क्लियर बेटा? देन इसके बाद थोरियम का मास आपको दिया गया है, सो दिस विल बी मास ऑफ थोरियम, एंड ये हो गया मास ऑफ हीलियम। ओके बेटा, अब आपको मास डिफेक्ट निकालना है, तो मास डिफेक्ट इक्वल टू यूरेनियम का मास माइनस ये दोनों का मास, सो मास ऑफ थोरियम प्लस मास ऑफ हीलियम। क्लियर? अब बड़े वाले मास में से, इधर वाले लेफ्ट में से आप दो छोटे जो बने हैं उसके मास को क्या कर दो, ऐड करके माइनस कर दो। कर देंगे बेटा? और जो भी आंसर आएगा डेल्टा एम में, आप उसमें क्या कर देंगे, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एनर्जी आपके पास में आ जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये कहलाती है अपनी बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? चलिए, तो बाइंडिंग एनर्जी आपने पहले देख लिया कि टोटल न्यूक्लियॉन्स को जोड़े रखने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? तो बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट कहाँ पे यूज होगा बच्चों? न्यूक्लियर फ्यूजन पे। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। तो कल हमने बताया था कि न्यूक्लियर का जो साइज होता है, रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर, इसकी न्यूक्लियस की रेडियस हुआ करती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, तो इसका जो टोटल रेडियस होती है सेंटर से लेकर के यहाँ तक 10⁻15 मीटर हुआ करती है। ओके, दैट इज कॉल्ड 1 फर्मी।
तो ये जो फोर्स होता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस में सब न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स, ये सॉरी यहाँ पे न्यूट्रल है, तो इसको बोलते हैं हम बेटा न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर होता है। ओके, सो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻38 टाइम्स हुआ करता है, एंड न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 100 टाइम्स होता है। क्लियर, ये पढ़ाया कल हमने आपको। देन इसके बाद ये नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। जैसे आपने देखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डायरेक्टली बॉडी के सेंटर टू सेंटर एक्ट करते थे कि नहीं करते थे ये। बट ये जो फोर्स होता है ये सेंट्रल पे एक्ट नहीं करता, ये हर जगह से एक्ट करता है, नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, ये फोर्स इक्वल अमाउंट का लगता है, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का हो, सेम अमाउंट का लगता है, और हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। रिपल्सिव भी होता है बच्चों, अभी बताऊंगा, हमेशा अट्रैक्टिव नहीं। ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी सेम लगता है, और प्रोटॉन प्रोटॉन के भी बीच, मतलब किसी भी प्रकार में वेरी नहीं करता है, ये सब में इक्वल अमाउंट का फोर्स लगता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, ये इक्वल अमाउंट का फोर्स लगता है, एंड ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब 10⁻15 -15 मीटर से कम डिस्टेंस के लिए वैलिड है। क्लियर? अब आइए बात करते हैं फोर्स के वेरिएशन की और एनर्जी की वेरिएशन की। जो हमने कल देखा था कि फोर्स और एनर्जी किस टाइप से वेरी होते हैं, तो आइए हम फोर्स और एनर्जी के वेरिएशन की बात करते हैं, किस तरीके से फोर्स और एनर्जी वेरी करते हैं। चलिए देखते हैं फोर्स और एनर्जी किस तरीके से वेरी करते हैं। यस, तो फोर्स और एनर्जी किस तरीके से वेरी करते हैं ये देखेंगे हम। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए बेटा आपके पास में दो न्यूक्लियस है। ओके, आपके पास में दो न्यूक्लियस है, ये पहला न्यूक्लियस है और ये दूसरा न्यूक्लियस है। क्लियर बेटा? अगर आपके पास में दोनों की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? ना के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये देखिए, सबसे पहले आपके पास में इनकी डिस्टेंस, जैसा कि मैंने बताया कि इनकी डिस्टेंस 1 फर्मी मीटर होती है। 1 फर्मी मीटर तक ये काम करते हैं। आपने 10 फर्मी मीटर ले ली, तो फोर्स क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो बच्चों देखिए, 10 फर्मी मीटर के बाद इसका जो फोर्स लगभग जीरो दिखना शुरू हो गया। आपको दिख रहा है ना, ये टच कर रहा है एक्सेस को, दिख रहा है ना? अब आपने क्या करनी है, अब आपको ये दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, जो मैंने ली थी आर, उसको कम करते करते लेके आना है। तो जैसे आप कम करोगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताइए। अट्रैक्शन मतलब निगेटिव टाइप ऑफ फोर्स होता है, तो ये देखिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बेटा एक डिस्टेंस 0.8 फर्मी पे इनके बीच का अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाता है, मतलब ये बहुत एक दूसरे को, जो न्यूक्लियस होते हैं एक दूसरे को बहुत जोर से टाइटली पकड़ते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इस डिस्टेंस पे बेटा फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है, ये नेगेटिव फोर्स मैक्सिमम फोर्स है। क्लियर कि नॉट क्लियर? और बेटा अगर आपके बीच में अट्रैक्शन मैक्सिमम है, इस समय आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी सबसे कम होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? देखिए, इसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर 0.8 फर्मी पे या फर्मी मीटर पे, 0.8 फर्मी मीटर पे देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। पोटेंशियल एनर्जी जब आप दूर चले जाएंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट जब आप बिल्कुल, एक पॉइंट होगा आपका, उस पोजीशन पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? बिकॉज यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नेगेटिव फोर्स है, अट्रैक्शन है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? मिनिमम होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यदि आप इधर की ओर आते हैं तो अगेन अट्रैक्शन फोर्स कम होने लगता है, और एक ऐसा सिचुएशन आती है न्यूक्लियस की, इस सिचुएशन में दोनों न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला फोर्स जीरो हो जाता है। क्लियर? इसके बाद इससे ज्यादा अगर आप इनको क्लोज करेंगे तो ये फोर्स बढ़ने लग गया। सिमिलरली यहाँ पे आपने देखा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, देन इसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही बच्चों? तो ये एक कर्व आपका है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स वर्सेस फोर्स, एंड डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर कि नॉट क्लियर? रिपल्सिव नेचर का पोटेंशियल एनर्जी पास लाने पर बढ़ती जाएगी, बट इधर नीचे जाने पर कम होती जाएगी। एट द पॉइंट 0.8 फर्मी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, तो ये जो चीज दिखाएगी आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बच्चों आज हमें कवर करना है न्यूक्लियर
बाइंडिंग एनर्जी। आइए, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, आइए देखते हैं क्या होता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। यस, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज द एनर्जी विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। वो एनर्जी जिससे कि न्यूक्लियॉन्स बाउंड रहते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इट इज मेजर्ड बाय द वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स एट ए फाइनाइट डिस्टेंस आफ्टर apart from the nucleus so that they may not interact each other। yes, तो क्या था, आपने जोड़ दिया, ठीक ना, इन सबको जोड़ दिया, तो जोड़ने में जो एनर्जी लगी वो क्या कहला गई, बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इसको उल्टे तरीके से सोचिए, अगर आपने इसके सारे, एक ये न्यूक्लियस है, इसके सारे न्यूक्लियॉन्स को तोड़ दिया, दूर दूर कर दिया दूर दूर। हाँ, आपने इनको रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स एट अ फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस सो दैट मे नॉट इंटरेक्ट, और इतना दूर किया कि एक दूसरे से पर फोर्स न लगा पाए। तो वापस जो यहाँ पे, अभी यहाँ पर आपने बांधने के लिए एनर्जी दी है, बताइए दी है कि नहीं दी है? मतलब मास डिफेक्ट हुआ है और ये बंध गया है, बंध गया कि नहीं बन गया? और उल्टा जब आप इसका करोगे तो यहाँ पर इससे जब इसको तोड़ोगे तो वापस एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज द एनर्जी विद विच न्यूक्लियर बॉन्ड इन द न्यूक्लियस, इट इज मेजर्ड बाय द वर्क रिक्वायर्ड। अब देखो बेटा, इसको तोड़ के वापस इस स्टेट में लाने पे, क्लियर कि नॉट क्लियर, यहां पर आपको एनर्जी मिली थी, यस, अब वापस ऐसे जाना है तो आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों? यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपने क्या हुआ था, यहाँ पर आपको एनर्जी मिली थी कि नहीं मिली थी? यहाँ तो एनर्जी मिली थी। अब वापस यहाँ से वापस जाओगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? यस, क्योंकि ये लो एनर्जी स्टेट है और ये हाई एनर्जी स्टेट है। क्लियर? सॉरी, एक मिनट, हाँ ठीक, बिल्कुल सही बोला। तो वापस यहाँ पर जाने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी आप देंगे, वर्क रिक्वायर्ड देंगे, उस रिक्वायर्ड वर्क को सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स एट ए फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, सो दिस इज कॉल्ड, दिस वर्क रिक्वायर्ड इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? यस, अब आइए मास डिफेक्ट की बात करते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो आपने देखा कि यहाँ पर कुछ न्यूट्रॉन थे, कुछ प्रोटॉन थे। क्लियर? फॉर्मिंग ए न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस, और इनके मिलने से एक जो न्यूक्लियस बनता था, है ना, उनका जो डिफरेंस होता है वो हम क्या कहलाते हैं, मास डिफेक्ट। क्लियर? दिस मास डिफेक्ट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ये जो मास डिफेक्ट यहाँ से यहाँ का आता है, m1 माइनस m2, क्लियर, ये किसके फॉर्म में आता है, ये मास डिफेक्ट डेल्टा एम होता है, और इससे क्या बन जाती है, एनर्जी बन जाती है। क्लियर? This mass defect appears in the form of binding energy, which is responsible for the binding of nucleon together in the nucleus. So nuclear binding energy equal to mass defect multiplied by velocity of light का square, that is mc square formula. Clear? So binding energy equals to mass defect कितना होगा, देखिए, z प्रोटॉन्स हैं, a माइनस z न्यूट्रॉन है, ये पूरे न्यूक्लियॉन्स हो गए। क्लियर कि नॉट क्लियर? माइनस जो आपका न्यूक्लियस बना, मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर, और अगर ये AMU में है सो 931 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये किसकी है, ये टोटल न्यूक्लियॉन्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी है। क्लियर? कि टोटल न्यूक्लियॉन्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी निकली। अब निकालते हैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ अ न्यूक्लियस। सो इट इज द एवरेज एनर्जी वी हैव टू स्पेंड टू रिमूव अ न्यूक्लियॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू फाइनाइट डिस्टेंस। अभी आपने ये निकाली टोटल बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? हाँ, अब दूसरा, अब यदि आप बात करते हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मतलब एक न्यूक्लियॉन को अलग थलग करने के लिए जो वर्क आपको करना पड़ेगा, जैसे ये आपके पास में इतना बड़ा न्यूक्लियस है, इसके अंदर खूब सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, एक सिंगल न्यूक्लियॉन को अलग करने के लिए जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्लियर कि नॉट क्लियर? इट इज द एवरेज एनर्जी वी हैव टू स्पेंड टू रिमूव अ न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू फाइनाइट डिस्टेंस। इट इज गिवन बाय द टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब वही जो हमने आपको बताया, BE अपॉन टोटल A। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो क्या ये एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी कि नहीं आएगी? अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व, यहां से आपको समझाना है कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व किस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी लगभग देखिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है ना?
तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियॉन की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, हाइड्रोजन के न्यूक्लियॉन की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? 1। देखिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर कि नॉट क्लियर? और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 3 जिसके पास न्यूक्लियॉन ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं, 1h1, 1h2 एंड 1h3। क्लियर कि नॉट क्लियर? देखिए इसके पास में केवल एक न्यूक्लियॉन है, इसके पास में 2 न्यूक्लियॉन है, और इसके पास में 3 न्यूक्लियॉन है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। तो 3 न्यूक्लियॉन वाले हाइड्रोजन की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है। यहाँ पे दिख रही कि नहीं दिख रही है? अब अगर आप इसका और इसका फ्यूजन करा देते हैं, देखो बेटा, दोनों के न्यूक्लियॉन्स का फ्यूजन करा देते हो, तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस और हाइड्रोजन ट्रिटियम न्यूक्लियस का फ्यूजन करा देते हो, देखो 1h1 प्लस 1h3, देखना बेटा, तो क्या हो जाएगा? नीचे बन जाएगा 1+1 यानी कि 2। 2 किसका न्यूक्लियस होता है बेटा? हीलियम का। सो 2He4 बन गया कि नहीं बन गया? यस, 2He4। तो देखो 1 और 1 का आपने यहाँ पे फ्यूजन करा दिया, तो 1 और 1 के फ्यूजन कराने से बेटा आपके पास में जो नया न्यूक्लियस बन करके आया वो हीलियम बन के आया। बन के आया कि नहीं आया? अब आप देखिए हीलियम के पर न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हीलियम के न्यूक्लियॉन अच्छे से ज्यादा से बंधे हुए हैं। ठीक ना? इसकी एनर्जी देखिए लगभग आ रही है कितनी? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही कि नहीं आ रही बेटा? ये इसकी एनर्जी लगभग 5 मान लो, 6 के बाद यहाँ 2 4 6 और ऊपर 8 है ना? तो इसको आप चलो 6 से लेके 8, तो इसको 7 मान लो। कितनी मान लो बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना? तो आपने देखा कि हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? फिर इसके बाद देखो बेटा, कार्बन की फिर से कम हो गई है, सॉरी, हीलियम के बाद लिथियम है, लिथियम 3Li6। ये लिथियम 6 की एनर्जी फिर से कम हो गई कि नहीं हो गई? लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर हो रही है? देन इसके बाद बेटा फिर से एक पीक आया, और लिथियम के बाद कौन सा आता है? कार्बन। कार्बन की फिर से एनर्जी ज्यादा हो चुकी है, और फिर नाइट्रोजन की फिर से कम हो चुकी है, फिर ऑक्सीजन की फिर से ज्यादा हो चुकी है ना? ऑक्सीजन की यहाँ पे ज्यादा हो चुकी है, और ऑक्सीजन 18 की देखिए यहाँ पे फिर से कम है। क्लियर है कि नहीं है? और फिर 32 सल्फर की फिर से अगेन ज्यादा है। एक कॉमन पैटर्न देखने को मिल रहा है बेटा कि ऐसे न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल है, लाइक देखो 2He4, 2 का डबल 4 होता है कि नहीं होता है? मतलब जितने जितने न्यूट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, तभी तो होगा ये काम। बोलो ये सुनो, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? 2, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो देखो इसमें पीक मिल रहा है। देन इसके बाद अगला पीक कहाँ पे मिल रहा है बेटा? देखो कार्बन पे। किस पे मिल रहा है? कार्बन पे। तो कार्बन का भी क्या होता है? 6C12, जस्ट डबल हो रहा है, तो अगला पीक मिल गया। फिर ऑक्सीजन का होता है 8O16, फिर से पीक मिल गया, देख लो आप 16 ऑक्सीजन पे। यस और नो? सल्फर का कितना होता है? 16S32, तो देखिए फिर से सल्फर पे मिल चुका है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। देन 56 है ना? 56 आयरन की सबसे ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है सबसे ज्यादा? आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ओके बच्चों, ये देखो कि यहां से लेकर के यहां तक ये बाइंडिंग एनर्जी जो है 150 तक जो है बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी जो है घटना शुरू हो रही है। ये देखिए ये बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई? घटना शुरू हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? मतलब आप समझो मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 150 के बाद ये लगभग समहाउ 170 की बात, 170 के बाद अगर आप मान लो यहाँ पे एक न्यूक्लियस यहाँ पे ले लेते हो जिसका एटॉमिक नंबर 200 है, मास नंबर सॉरी 200 है। क्लियर है? ये देखिए यहाँ पे आपने एक न्यूक्लियस ले लिया जिसका एक मास नंबर 200 है, और यहाँ पे आपने एक न्यूक्लियस ले लिया जिसका मास नंबर 220 है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बेटा ये देखो आप कि यहाँ पर यदि ये दो न्यूक्लियॉन्स को अगर अपन मर्ज कर दें, क्या कर दें? मर्ज कर दें। ठीक है ना? दोनों न्यूक्लियॉन्स को हम लोग अगर मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं यहाँ वालों को, तो एक बड़ा न्यूक्लियस यदि बनेगा, अगर एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि जो बड़ा न्यूक्लियस है, हम्म
चलो पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये बेटा कर्व आपको एग्जाम में बनाने को आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये कर्व आपको एग्जाम में बनाने को आता है। अब आइए देखते हैं। यस, द ग्राफ बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जी per nucleon and mass number A shows the following facts. First, average binding energy of the light nuclei like 1h1, 1h2, 1h3 is small. जो हल्के न्यूक्लियस होते हैं बेटा, देखो इसके पास 1h1 केवल एक न्यूक्लियन है, दो न्यूक्लियन है, तीन न्यूक्लियन है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है। देख रहे हो, ये देखो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसकी, 1h1 1h2 की, और 1h3 की लगभग 1 से थोड़ी सी ज्यादा, 2.5 मान लो। क्लियर की नॉट क्लियर? इसकी 1 मतलब 2 से थोड़ी सी कम और 2 से थोड़ी सी ज्यादा, मतलब कुछ ज्यादा खास नहीं है। क्लियर? बहुत ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी नहीं, क्योंकि ये लाइट न्यूक्लियस है। क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है बहुत लाइट न्यूक्लियस की बहुत ही कम है, और इधर बहुत हैवी न्यूक्लियस जो हैं, ये देखिए इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? यहाँ जो हैवी न्यूक्लियस हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए जैसे यहाँ पर जो मास नंबर यहाँ पे 200 वाला है ना, मैं जो कहना चाह रहा था बीच में मैंने गैप दे दिया। देखिए जैसे ये 200 वाला मास नंबर है, बोलो 200 न्यूक्लियॉन्स है। अब अगर ये 200 न्यूक्लियॉन्स टूटेंगे तो एक 110 का बन गया और एक 90 का बन गया। बोलो बन गया कि नहीं बना? मतलब एक का एटॉमिक मास 110 होगा और दूसरे का मास नंबर 90 होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो 110 और 90 वाले, मतलब ये वाली चीज टूट करके कहाँ पे गिरेगी बेटा? 110 और 90 यहाँ पर, और एक यहाँ पर। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब ये न्यूक्लियस टूट करके जो दो छोटे न्यूक्लियस में बदला, तो एक तो टुकड़ा ये बन गया और एक इसका टुकड़ा ये बन गया। बताइए सोनू। अब आप देखिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, ये सोनू। यहां पर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है कि नहीं है? बताइए। मतलब जब एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में टूटेगा, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, तो एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? यस, तो ये है न्यूक्लियर फिजन पे एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, और दूसरा फ्यूजन की बात की जाए तो ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। जब हमने इन दोनों को मर्ज कर लिया तो बन गया 2He4। तो 2He4 की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। यस कि नो? Average binding energy of the light nucleus is very small. There are sharply defined peaks corresponding to 2He4, 6C12, and A216, which represent that these nuclei are relatively more stable than other nuclei in their neighborhood. यहाँ पे बेटा मतलब इनकी स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि इनकी पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है रिलेटिवली इनके आजू बाजू से। क्लियर? द बाइंडिंग एनर्जी कर्व हैज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑन द रेंज 30 to 140। देखो 30 से लेके 140 के बीच में, यहाँ 10 है, ये 50 है, तो 50 से समहाउ यहाँ पे 30 थोड़ा सा पीछे इधर पे। ओके, ये 18 हो गया, 16, ये पीछे 18, 18 के बाद यहाँ से 30 से शुरू हो गया। देखिए तो 30 से लेकर के यहाँ कहीं पर है ना, ये 0 है, ये 20 में 50 है, मतलब यहाँ पे 25 आएगा। तो यहाँ से 30 से, तो 30 से लेकर के इधर से लेकर के लगभग यहाँ तक कितना, 140 तक बोला ना इन्होंने? 140 तक, ऐसे ही थोड़ा सा पहले। तो 30 से लेके 140 150 भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 30 से लेकर के 140 तक करस्पॉन्डिंग टू एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम एनर्जी होती है, दैट इज नियर अबाउट 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी जो जा रही है 8 से ऊपर जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही है? तो यहाँ पर जो एनर्जी बनी हुई है, स्पेशली यहाँ से लेके यहाँ तक, यदि यहाँ स्टार्ट किया जाए, स्ट्रेट लाइन खींचूं, तो आप देखिए यहाँ तक ये 30 पड़ रहा है यहाँ पे और 140 पड़ रहा है यहाँ पे। पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो इसकी एनर्जी 8 से ज्यादा है, तो नियर अबाउट इट इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसकी पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल रही है। द पीक वैल्यू इज मैक्सिमम इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन फॉर आयरन 26Fe56। मतलब सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई जो होता है वो आयरन का होता है, और उसके corresponding एनर्जी आती है ये वाली। ये देखिए कितनी है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो 8.8, और रिमेनिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी न्यूक्लियाइस हैं लगभग 8.5 8.5 के आसपास उनकी एनर्जी। क्लियर कि नॉट क्लियर? एज द मास नंबर इंक्रीजेस, हाँ, हेंस आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ऑन द अर्थ। आयरन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसका डीके नहीं होता बड़ी मुश्किल से भी, है ना।
As the mass number increases, binding energy per nucleon decreases gradually, falling on about 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन फॉर 92 यूरेनियम 238। देखिए इस तरीके से चलते चलते ये एनर्जी जो होती है कितनी, कितने तक फॉल हो गई भाई, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन, क्लियर, पर न्यूक्लियन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसकी जो एनर्जी है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लॉन तक इसकी बाइंडिंग एनर्जी गिर जाती है। हेंस हैवी न्यूक्लियाई आर रिलेटिवली लेस स्टेबल। क्लियर की नॉट क्लियर? इसीलिए 92 यूरेनियम 238 पर जब आप न्यूट्रॉन की स्ट्राइक कराते हो तो ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। क्लियर की नॉट क्लियर? जिसको हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, फ्यूजन, फिजन बोलते हैं, यस फिजन, न्यूक्लियर फिजन। क्लियर? अब आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। व्हेन वी मूव फ्रॉम लो द हैवी न्यूक्लियाई फ्रॉम द हैवी न्यूक्लियाई रीजन टू द मिडिल रीजन ऑफ द ग्राफ, देयर विल बी ए इंक्रीमेंट इन द ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी। यस, जो मैं कह रहा था कि अगर आप इधर से पीछे की तरफ जाते हैं एनर्जी में, ठीक है ना, यस, वो एनर्जी में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ आपको एनर्जी ग्राफ, तब आपको बेटर क्लियर होगा। चलिए, इसमें तो बनाया नहीं गया है ना। यस बच्चों, तो हम कह रहे थे ये वाली बात, व्हेन वी मूव फ्रॉम हैवी न्यूक्लियाई रीजन टू द मिडिल ऑफ द न्यूक्लियाई ग्राफ, दैट देयर विल बी इंक्रीमेंट ऑफ ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी। इस ग्राफ में देखिए आप, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही कम है, दिख रही है आपको इस पोजीशन पे। बाइंडिंग एनर्जी जो है देखिए मैक्सिमम आयरन की है 8.8, और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी लगभग 7.6 आ जाती है। क्लियर? अगर हम 6.7 से मिडिल ऑफ द रीजन, लगभग वो मिडिल ऑफ द रीजन यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टार्ट होता है जो 30 से, 30 से यहाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके, इधर से, तो यहाँ इन बिटवीन हम यहाँ कहीं पर पहुँचते हैं, इन बिटवीन हम कहीं पर पहुँचते हैं। तो यदि आप यहाँ पे कंपैरिजन करें और आपने इसके बीच में कहीं पर भी यहाँ भी कंपैरिजन किया, तो देखिए एनर्जी का लेवल जो है यहाँ बढ़ चुका है, बढ़ चुका कि नहीं बढ़ चुका? यस, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर एनर्जी कम है और यहाँ पर एनर्जी क्या काफी ज्यादा है। दिख रही है बच्चों की नहीं दिख रही है? यस, तो क्या कहा जा रहा है, and hence the release of energy, the overall binding energy, there will be an increment of the overall binding energy and hence release of energy, इसलिए क्या होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर? therefore this indicates that that energy can be released when a heavy nucleus approximately 240, जिसका एटॉमिक नंबर है, ब्रेक इनटू द टू रफली इक्वल पार्ट, अगर ये छोटे में टूटेगा सो एनर्जी रिलीज होगी। यस कि नो? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। मैंने अभी आपको यही तो बताया कि एक बड़ा न्यूक्लियस अगर जा करके दो छोटे में टूटेगा, जैसे ये मान लो यहाँ पे जाके दो छोटे में टूट गया, क्लियर बेटा, तो एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, तो जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, होगी कि नहीं होगी? यस, तो ये पहला इन्होंने रीजन मिल गया हमको बाइंडिंग एनर्जी कर्व का। सेकंड, व्हेन वी मूव फ्रॉम लाइटर न्यूक्लियाई टू द हैवियर न्यूक्लियाई, यस ये देखिए, अगर हम छोटे न्यूक्लियाई से बड़े न्यूक्लियाई की ओर बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे 1h2 है और यहाँ पे 1h3 है, अगर हम इससे ऊपर की ओर चलते हैं और अगर हम हीलियम बना लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसकी बाइंडिंग एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट इसकी एनर्जी कितनी आ रही है, लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है बच्चों की, नहीं आ रही है? तो क्या समझ में आ रहा है इस बात से कि जब दोनों न्यूक्लियाई को हमने मर्ज किया, कंबाइन किया, when we have to move from lighter nuclei to heavier nuclei, we find that there is an increment in the overall binding energy of the nucleus, hence release of energy. This indicates that energy can be released when two or more lighter nuclei fuse or mix together to form a heavy nucleus. This process is called nuclear fusion. Clear? So, so this overall process is called न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर है बच्चों? तो दो तरीके की प्रोसेस आपको बता दी, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट है न्यूक्लियर फिजन। फिजन, फिजन मतलब टूटना होता है, ठीक है ना।
तो अभी मैंने बताया कि बेटा जब एक हैवी न्यूक्लियाई होता है, बड़ा न्यूक्लियाई, ओके, जो रिलेटिवली छोटे न्यूक्लियस में टूटता है, तो क्या रिलीज होती है बेटा? एनर्जी रिलीज होती है। बोलिए होती है कि नहीं होती है? हेलो। ड्यू टू मास डिफेक्ट क्या रिलीज होती है बेटा? एनर्जी रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर फिजन इज अ फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग अ हैवी न्यूक्लियस जो कि 230 से बड़ा हो, ओके, ग्रेटर देन 230 इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। डन। इन दिस प्रोसेस सर्टेन मास डिसअपियर्स, जैसा मैंने बताया था, ये बड़ा वाला मास होगा और ये छोटे वाले का मास मतलब कैपिटल एम, और इन दोनों का मास मान लो स्मॉल एम। तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम के बराबर मास डिफेक्ट बन जाएगा, और आप सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी डेवलप हो जाएगी। क्लियर? In this process, certain mass disappears, that is, sum of the masses of final product is found to be slightly less than the sum of the masses of the reactant components. Clear ki not clear? This difference in masses is equal to mass defect del time. So energy कितनी रिलीज होगी बेटा? A equals to del time C square. Clear? This energy appears in the form of gamma rays and kinetic energy of the fission fragment. तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है गामा रेस की फॉर्म में निकलती है, और काइनेटिक एनर्जी कुछ फिजन फ्रेगमेंट होते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी ब्लास्ट क्लस्ट होता है तो उससे भागती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो देखिए 92U235 के ऊपर, जैसे एग्जांपल के लिए 92 यूरेनियम 235 के ऊपर अगर न्यूट्रॉन का एक्शन कराते हो तो क्या होता है? देखिए बैरियम का एक न्यूक्लियस बनता है नया, क्रिप्टन का एक न्यूक्लियस बनता है, और साथ ही साथ 3 नए न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, प्लस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये वही रिएक्शन है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर होती है, बिजली बनाने वाला पावर प्लांट, जिसमें 92 यूरेनियम 235 को फिजन किया जाता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आप देखिए यहाँ पे टोटल न्यूक्लियस कितना है बेटा? तो टोटल मास कितना है? 235 प्लस 1 236। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हेलो। 235 प्लस 1 236। और यहाँ पे भी देखिए आपके पास में 3 न्यूट्रॉन है, मतलब 3 हो गया। 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। तो यहाँ भी 236 का ही मास आ रहा है, बट एक्सपेरिमेंटली मास में थोड़ा सा डिफेक्ट आएगा, है ना? तो उसकी वजह से क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी, वो ये एनर्जी क्यू है। The disintegration energy Q in fission first appears in the kinetic energy of the fragments. After that, it is transferred to the surrounding matter in the form of heat. हाँ, पहले ये एनर्जी जो होगी ये फ्रेगमेंट की फॉर्म में, मतलब जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रेगमेंट, जो इसके अंदर के टुकड़े होंगे, जैसे बेरियम बना, क्रिप्टन बना, इनको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। उसके बाद जो एनर्जी होती है वो सराउंडिंग को मिल जाएगी। क्लियर? यही सराउंडिंग को मिलने वाली एनर्जी क्यू जो होती है, जो बची कुची एनर्जी है, उसका यूज हम इन द फॉर्म ऑफ हीट उसको प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? हीट हीट ही तो बनती है, तभी उससे हीट से क्या बनेगा आपकी? वो स्टीम बन जाएगी, और स्टीम से हम बिजली बना लेंगे, न्यूक्लियर उसको टरबाइन को घुमा के। क्लियर? अब आइए देखते हैं इसमें चेन रिएक्शन कितने टाइप की होती है। आप देखिए जहां पे एक न्यूट्रॉन जो है, एक न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के ऊपर एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर यूरेनियम के ऊपर, साथ में 3 नए न्यूट्रॉन पैदा कर रहा है। कह रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा? और ये 3 नए न्यूट्रॉन 3 बार रिएक्शन को करेंगे, क्योंकि एक न्यूट्रॉन एक रिएक्शन को देता है, ट्रिगर करता है। तो 3 नए न्यूट्रॉन 3 नई रिएक्शन को ट्रिगर करेंगे कि नहीं करेंगे? और उसमें से 3 3 3 यानी कि 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और ये प्रोसेस बहुत रैपिड होता है। क्लियर? आइए देखते हैं किस तरीके से ये चेन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन रेफर्स टू अ प्रोसेस इन विच द न्यूट्रॉन रिलीज इन फिजन प्रोडक्ट्स एन एडिशनल फिजन एटलीस्ट वन फ्यूचर, हाँ, one further nucleus. This nucleus in turn produces neutron and this process repeats. इस तरीके से ये process repeat। The process may be controlled nuclear power और uncontrolled nuclear bomb। अगर इस process को control कर लेते हो तो आप nuclear power generate करोगे, और अगर uncontrolled होती है तो आपका nuclear bomb बन जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए यहाँ पर एक न्यूट्रॉन ने स्ट्राइक किया 235 यूरेनियम के ऊपर। क्लियर की नॉट क्लियर? सो यूरेनियम 235 पे स्ट्राइक किया तो क्या क्या बना? प्रोडक्ट आपके बने क्रिप्टन और बेरियम। ठीक है, प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या निकली? एनर्जी निकली। निकली कि नहीं निकली? अब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ ये 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज हुए, न्यूट्रॉन 1 न्यूट्रॉन 2 न्यूट्रॉन 3। ठीक है, ये न्यूट्रॉन 1 न्यूट्रॉन 2 न्यूट्रॉन 3 इसी रिएक्शन के अंदर जो यूरेनियम 235 है उससे भिड़ना शुरू हो जाएंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, क्लियर ना? उससे भिड़ना शुरू हो जाएंगे, और ये फिर से भिड़ेंगे
तो फिर से इतना इसको डिसइंटीग्रेट करेंगे और 3 नए न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो देखा आपने कि 3 नए न्यूट्रॉन जो है टोटल 9 न्यूट्रॉन को पैदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 1 से 3 बना, 3 से फिर 9 बने, 9 से फिर कितने बनेंगे? 27। क्लियर कि नॉट क्लियर? इस तरीके से मल्टीप्लाई बाई 3 की फॉर्म में ये बनते जाते हैं, होते जाते हैं। Yes, so this following points should be considered for a self-propagating nuclear chain reaction. इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है ना, कि किस तरीके से एक सेल्फ प्रोपोगेटिंग अपने से एक चेन रिएक्शन होती रहे। उसके बाद में हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियर रिएक्टर को डिजाइन करेंगे। नंबर 1, लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन्स फ्रॉम द सिस्टम। पहली चीज, सिस्टम से न्यूट्रॉन्स, the following points should be considered for a self-propagating nuclear chain reaction. Leakage of the neutrons from the system, absorption of neutron by impurity, absorption of neutron by uranium 238. मतलब न्यूट्रॉन की अवेलेबिलिटी को लेकर के टोटल ये 3 चीजों को हमको देखना है कि कितने न्यूट्रॉन लीक हो रहे हैं सिस्टम से, कितने न्यूट्रॉन इम्प्योरिटी एब्जॉर्ब कर ले रही है, और कितना एब्जॉर्प्शन कर रहा है यूरेनियम 238। क्लियर? एंड क्रिटिकल साइज ऑफ द फिजनेबल सैंपल, साइज ऑफ फिजनेबल सैंपल कितना है? चलिए, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप इस चीज को याद रखिए कि न्यूट्रॉन की अवेलेबिलिटी को लेकर के एक फैक्टर बनाया जाता है, रिप्रोडक्शन फैक्टर। रिप्रोडक्शन फैक्टर इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब कितने पैदा हो रहे हैं और कितने मर रहे हैं। अगर के की वैल्यू 1 है तो मतलब चेन रिएक्शन जो है स्टीडी चलेगी, कंटिन्यूअस चलेगी, आराम से चलती रहेगी, बिल्कुल जित मतलब बैलेंस बना रहेगा। अगर के की वैल्यू 1 से ज्यादा है मतलब प्रोडक्शन ज्यादा है और मरने वाली संख्या कम है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो चेन रिएक्शन क्या होगी? एक्सेलरेट होगी और एक्सप्लोजन हो जाएगा। अगर के की वैल्यू 1 है तो चेन रिएक्शन बंद हो जाएगी, धीरे धीरे जा करके ये रिएक्शन रुक जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? इस कंसेप्ट का यूज करते हुए एक डिवाइस बनाई जाती है जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? जिसके अंदर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को आप परफॉर्म कराते हैं। ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ डिवाइस टू इनिशिएट एंड कंट्रोल अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर यूज्ड एट न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर इलेक्ट्रिकली जनरेशन एंड इन प्रोपल्शन ऑफ शिप्स। हाँ, जहाज बड़े बड़े होते हैं बेटा, उनके अंदर भी इनके खुद के आजकल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाते हैं, क्योंकि इतनी एनर्जी कहाँ से ला पाएंगे। क्लियर? So a nuclear reactor is a device to initiate and control a nuclear chain reaction. Nuclear reactors are used for nuclear power plant for electricity generation and propulsion of ships. A nuclear reactor is based upon the controlled nuclear chain reaction. इसके अंदर controlled nuclear chain reaction कराते हैं। Construction. The main component of the nuclear reactor are first nuclear fuel. तो बेटा न्यूक्लियर फ्यूल में यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 मेनली इनका इस्तेमाल किया जाता है, या यूरेनियम 233 लिखा है नहीं, हाँ यूरेनियम 233 का भी इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। 233 इट इज अ फिजनेबल मटेरियल। ये एक फिजनेबल मटेरियल होता है, मतलब टूट सकने योग्य, एक बड़ा न्यूक्लियस जो छोटे न्यूक्लियस में टूट पाता है। मटेरियल टू बी यूज फॉर द फिजन प्रोसेस टू टेक प्लेस। कॉमनली यूज फ्यूल in a nuclear reactor are uranium 233, 235, plutonium 239. When a slow neutrons interact with a fuel, the fission start and the energy is released. जैसे ही स्लो न्यूट्रॉन को अटैक करते हो तो क्या होता है बेटा कि फिजन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? देखिए बेटा, ये फिजन चैम्बर होता है, शील्डिंग होती है, बहुत मजबूत बनाया जाता है ये, क्योंकि रेडिएशन बाहर निकले। इसके अंदर बेटा ये जो रॉड्स दिख रही हैं ये यूरेनियम की रॉड्स हैं। समझ गए? ये किसकी रॉड्स होती हैं? यूरेनियम की। बड़ी मजेदार प्रोसेस होती है बेटा। ये यूरेनियम की रॉड्स आपको दिख रही हैं, ठीक है। यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की आपने रॉड्स रख दी। ये बेटा फ्यूल का काम करता है, ये आपका फ्यूल रॉड्स कहलाती हैं, इसी को रेडियो एक्टिव फ्यूल बोलते हैं। क्लियर? हाँ, ये फिजन चैम्बर है। अब बेटा क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़े से इलेक्ट्रॉन इनिशिएट छोड़ दिए जाते हैं कि चलो रिएक्शन को स्टार्ट करो। करे कि नहीं करे? अब जैसे ये स्लो इलेक्ट्रॉन जा करके इसमें रिएक्ट करेंगे तो क्या होंगे बेटा? नए न्यूक्लियस टूटेगा ऊपर वाली प्रोसेस से। ये देखो, जो ऊपर जो अपन ने प्रोसेस दिखाई, न्यूक्लियस क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्रिप्टन बेरियम में, और क्या निकलेगी? बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ये एनर्जी हीट फॉर्म में आगे जाएगी और साथ में 3 न्यूट्रॉन पैदा होंगे, मतलब 1 से 3 पैदा होंगे। समझ पा रहे हैं आप? जब 1 से 3 पैदा होंगे तो न जाने कितने लाखों हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब ये लाखों जब पैदा होंगे बेटा तो जाकर के हिट करेंगे इस रॉड्स को, तो और न्यूट्रॉन पैदा होंगे। यस और नो?
और जल्दी जल्दी हीट निकलेगी, ज़्यादा हीट निकलेगी। तो जब ये न्यूट्रॉन ज़रूरत से ज़्यादा होने लगते हैं तो बेटा यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन टाइप का ये कंट्रोल रॉड होती है, समझ गए? ये रॉड किसकी बनी होती है बेटा? कैडमियम की। किसकी बनी होती है? कैडमियम की। कैडमियम जो होता है बेटा, ये क्या करता है? ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे ही न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, मान लो 10-5 लाख हो गए और अपन को चाहिए 2 लाख, तो अपन ने रॉड को नीचे कर दिया, और नीचे करा तो इसने 3 लाख सोख लिए, अपने अंदर कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। क्लियर है? फिर कम पड़ गया तो अपन ने इसको फिर सिस्टम को फिर से ऊपर कर लिया कि चलो भैया तुम्हारा काम हो गया, तुम ऊपर आ जाओ। इसको बोलते हैं कंट्रोल रॉड। क्लियर कि नॉट क्लियर? अंदर बेटा हैवी वाटर भरा रहता है, वो किसका काम करता है बेटा? ये हैवी वाटर जो होता है अंदर, मॉडरेटर का काम करता है। किसका काम करता है? मॉडरेटर। तो यहाँ पे इसके अंदर हैवी वाटर यानी D2O, H2O होता है बेटा, हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन का भाई ड्यूटेरियम, बड़ा भाई, जिसका फॉर्मूला होता है 1H2। तो 1H2 से बनने वाला जो पानी होता है उसको बोलते हैं हम ड्यूटेरियम, D2O। क्लियर? हाँ, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। तो ड्यूटेरियम वाला पानी जो होता है हैवी वाटर, वो मॉडरेटर का काम करता है, मतलब धीरे कर देता है इसको, इनकी एनर्जी को कम कर देता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो एनर्जी कम करने के लिए मॉडरेटर हम कर देते हैं, और नहीं तो अदरवाइज अगर और ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं तो कंट्रोल रॉड को ऊपर नीचे भेजते जाते हैं। ठीक है बेटा? अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमको ये कूलेंट दिख रहा है, इसी के अंदर हम D2O को भेजते हैं। भेजते कि नहीं भेजते? अब यहाँ से कूलेंट D2O को भेजते हैं, और ये कूलेंट यहाँ से जाता है, अ, ये देखो पंप के थ्रू यहाँ से कूलेंट जाता है। ओके, और यहाँ पर क्या बनी बेटा? भयंकर एनर्जी बनी। बनी कि नहीं बनी? ये एनर्जी हीट ले करके ये कूलेंट पूरा यहाँ से आ गया। आ गया कि नहीं आया? और ये हीट लेकर के आया, और इस हीट को हमने, इस बड़े से कूलेंट को, बहुत गर्मी लेकर के आया है, इसको हमने एक चैम्बर में घुमा दिया और फिर वापस कूलेंट को अंदर भेज दिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, ये कूलेंट लेकर के आया, इसके अंदर क्या भरा हुआ? पानी। अब बताइए, जब ये पानी भरा हुआ है और ये इसके अंदर से एक्सेसिव हीट को लेकर के आएगा, तो इस पानी को गर्म करेगा कि नहीं करेगा? जो इसके अंदर की हीट को लेकर के आया तो पानी को गर्म करेगा कि नहीं करेगा? और जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो क्या क्रिएट करेगा? स्टीम क्रिएट करेगा। ये स्टीम कहाँ भागेगी बेटा? ऊपर भागेगी। भागी कि नहीं भागी? ये स्टीम लेकर के गया, और यहाँ पर क्या लगी हुई है? टरबाइन लगी हुई है, और स्टीम की वजह से ये टरबाइन क्या हो जाएगी? घूमने लगेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो गर्म स्टीम का जब इस पे पंखे पे टरबाइन रोटेट करेगी तो क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। इलेक्ट्रिसिटी को आप टावर को दे दो। क्लियर कि नॉट क्लियर? इस तरीके से इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका काम करने लगेगा। जो अनयूज्ड यूज्ड स्टीम है, जो थोड़ी सी कम गर्म है, वो गई वापस। क्लियर? और यहाँ से इसने फिर अगेन हमने यहाँ से हमने कोल्ड वाटर दिया, और यहाँ से ये वापस स्टीम लिक्विड होकर के वापस पानी यहाँ चला गया, भर गया पानी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो कंडेंसर ने पानी बना करके इसको वापस वाटर को भेज दिया। डन। अगेन बेटा, तो वाटर की जगह वाटर ही चला गया, है ना? जो बच गया था स्टीम का वो इधर की ओर चला गया। अगेन बेटा, फिर से यही प्रोसेस होती जाएगी और कंटिन्यूअसली स्टीम बनती जाएगी और आपको घुमाती जाएगी। क्लियर? अब बात करते हैं मॉडरेटर की। तो मॉडरेटर क्या होता है? देखिए, मॉडरेटर, इट्स फंक्शन इज टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग स्टेशनरी न्यूट्रॉन। तो मॉडरेटर का फंक्शन क्या होता है कि ये जो यहाँ पे मॉडरेटर भरा होता है इसके अंदर, ये क्या होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्लो करता है। प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फिजन, द मटेरियल ऑफ मॉडरेटर शुड बी लाइट एंड इट शुड बी नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन का एब्जॉर्ब का काम करना किसका है? कंट्रोल रॉड्स का। ऊपर जो कंट्रोल रॉड लगी हुई है, यूजुअली हैवी वाटर, ग्रेफाइट, ड्यूटेरियम एंड पैराफिन एटसेट्रा यूज एज अ मॉडरेटर। अब बात करते हैं कंट्रोल रॉड की। तो द कंट्रोल रॉडर have ability to capture the slow neutron to control the chain reaction from becoming violent. Rods of cadmium and boron are inserted in the holes of reactor core and up to a desirable length, and the desirable number of neutrons are absorbed and only limited number of neutrons are left to produce the fission। मतलब यदि ज़्यादा न्यूट्रॉन हो गए हैं तो बेटा रोबोटिक्स की हेल्प से इसको अंदर डाला जाता है, फिर वापस निकाल लिया जाता है। ठीक है? जिससे कि न्यूट्रॉन की संख्या लिमिटेड रहे। देन इसके बाद बात करते हैं बेटा, अंदर हमने क्या भर दिया? यहाँ पे अंदर हमने वाटर भर दिया था। देन इसके बाद आ जाता है कूलेंट। कूलेंट का काम क्या होता है बेटा? अंदर की हीट लेना, है ना?
और ये इसकी बाउंड्री पे यहाँ इस तरीके से कूलेंट लगातार मूव करता रहता है, यहाँ पे पंप लगा होता है, ये कूलेंट को पूरा घुमाता रहता है, ठीक है। तो कूलेंट क्या करता है, अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू रिमूव द हीट प्रोड्यूस एंड ट्रांसफर इट फ्रॉम द कोर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड अ कूलेंट। तो इसको हम कूलेंट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ले जाएगा वापस इधर अंदर से बाहर करेगा, इसको हम कूलेंट बोलते हैं, इज कॉल्ड कूलेंट। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर वाटर एंड हैवी वाटर, हाँ ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वाटर एंड हैवी वाटर कॉल्ड एज सर्व एज कूलेंट, बट एट हाई टेम्परेचर जनरली लिक्विड सोडियम इज यूज एज कूलेंट। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वाटर और हैवी वाटर तो ठीक है, बट हाई टेम्परेचर पे सोडियम, लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं। शील्डिंग, बेटा 2 से लेकर 2.5 मीटर तक की वॉल होती है इस रिएक्टर के चारों तरफ, कंक्रीट की बहुत मोटी वॉल होती है जिससे कि रेडिएशन बाहर ना जा पाए, है ना, और हार्मफुल ना कर पाए, बिकॉज ये रेडिएशन बहुत डेंजरस होता है रिएक्टर, ठीक है। यस, वर्किंग, वर्किंग आपको मैंने बता दी बिल्कुल। देखिए स्लो न्यूट्रॉन गया, यूरेनियम पे एक्ट किया, यूरेनियम को एक्ट करने के बाद इसने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे न्यूट्रॉन जनरेट कर दिए, तो 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुए। मॉडरेटर ने क्या कर दिया, कैडमियम रॉड ने इनको स्लो कर दिया। अब स्लो करके और कुछ नंबर कंट्रोल करके अगेन फिर से 1 न्यूट्रॉन दे दिया, जो कि रिएक्शन को अटेन करेगा, और फिर से ये रिएक्शन इसी तरीके से होती रहेगी, ठीक है। यस, तो यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, वैसे हम लोग जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का मेनली यूज हमारे देश में पावर सप्लाई के लिए होता है, पावर बनाने के लिए, पावर जनरेशन सेंटर पे। Nuclear reactors are used to produce radioactive isotope which in turns used in medicine, industry and agriculture. इसमें यूज होते हैं। दे आर यूज इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मेन बेटा 90% हमारे देश में इसी पर काम होता है। दे कैन बी यूज फॉर प्रोपल्शन फॉर शिप्स, सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट, तो इसमें भी यूज होता है। दे आर यूज टू प्रोड्यूस न्यूट्रॉन बीम ऑफ हाई इंटेंसिटी विच इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड न्यूक्लियर रिसर्च। डन बेटा, क्लियर। सो ये हो गया करेक्ट पूरा अपना न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड न्यूक्लियर फिजन। नाउ इट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब बेटा 2 छोटे न्यूक्लियस का मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना। एंड अगेन यू नो कि यहाँ पे फिर से मास डिफेक्ट होता था, जिसके कारण बहुत सारी एनर्जी निकलती थी। ये एनर्जी बच्चों ज्यादा होती है, इवन न्यूक्लियर फिजन से भी एनर्जी ज्यादा होती है। Nuclear fusion is the phenomenon of fusing two or more lighter nuclei to form a single heavy nucleus. The mass of the product of the nucleus is slightly less than the sum of the mass. यहाँ पे मास ज्यादा होता है और यहाँ पे मास क्या होता है, कम होता है। तो इसकी वजह से मास डिफेक्ट आता है डेल्टा एम, और सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने पर जो एनर्जी बनती है वो एज अ फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी क्रिएट होती है। The mass of the product of the nucleus is slightly nuclei than the sum of the masses of the lighter nuclei fusing together. This difference in masses result in the release of tremendous amount of energy. बहुत एनर्जी निकलती है। In accordance with the Einstein mass energy relation equal to delta m c square. अब आइए देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं और बनाते हैं ड्यूटेरियम 1H2 प्लस एक पॉजिट्रॉन, है ना, एक अपने पास में न्यूट्रिनो, गामा फोटोन, और प्लस 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। क्लियर बेटा। ये जो ड्यूटेरियम बना ये अगेन 1H2 के साथ मिल जाता है, और अगेन ड्यूटेरियम और 2He3 प्लस 0N1 प्लस 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। क्लियर। तो ये इसने हीलियम बना दिया। क्या बना दिया बेटा, हीलियम। क्लियर। In this nuclear reaction, the Coulomb repulsion between the nucleus prohibits them to come close enough within the range of their attractive nuclear forces and fuse. The height of Coulomb barrier depends on the charges and the radius of the interacting nuclei. The essential condition for carrying out this nuclear fission to raise the temperature of the material so that particles have enough energy to their thermal motion alone they can penetrate the Coulomb's barrier. This process is called thermonuclear fusion. देखो बेटा, इसके अंदर क्या होता है, हम दो न्यूक्लियस को कंबाइन करते हैं, मतलब पास में लाते हैं, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जबरदस्त इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है। यस और नो। ये तब तक पास में नहीं आएंगे जब तक हम इनके बीच के रिपल्सन को खत्म ना कर दें। उस रिपल्सन को हम कूलम बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कूलम बैरियर। तो कूलम बैरियर से हम इनको खत्म करते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर पे इनके अंदर इतनी एनर्जी हो जाती है कि अपनी दुश्मनी को भूल जाते हैं, ठीक है, और अटैच हो जाते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन।
इन फिजन बहुत हमको समझ में आ चुका है कि फिजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। इन फिजन हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। फ्यूजन में दो मिलकर के एक बड़े न्यूक्लियस को बनाते हैं, फ्यूज होते हैं टुगेदर तो फॉर्म अ हाईवे न्यूक्लियस। क्लियर और नॉट? फॉर न्यूक्लियर फिजन ए फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इज नीडेड। न्यूक्लियर फिजन के लिए एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जरूरी होता है, मगर फ्यूजन के लिए हमको हाई टेम्परेचर जरूरत होती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? Yes. For carrying out the nuclear fusion, the lighter nuclei have to be brought very close to each other against Coulomb repulsion. For this, suitable energy is to be made available, often by raising the temperature of the order 10 to the power 7 Kelvin. Clear? 10 की पावर 7 केल्विन तक का टेम्परेचर क्रिएट करके हम फ्यूजन को परफॉर्म कर सकते हैं। इन ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, energy is liberated in unit mass of their nuclei in many times larger than the energy liberated for per unit mass in nuclear fission reaction. Yes, मैंने बताया फ्यूजन में जो एनर्जी निकलती है वो कई गुना होती है विद रिस्पेक्ट टू फिजन। देयरफॉर गिवन वेट हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फिजन इज फॉर मोर डेंजरस देन द एटम बॉम्ब बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फिजन। मतलब जो हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो फिजन बेस्ड एटम बॉम्ब से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। क्लियर? देन प्रोडक्ट ऑफ जो बेटा यहाँ पे फिजन होता है ना उसमें न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है जो रेडियो एक्टिव होते हैं, तो वो हमारे इन्वायरमेंटल के लिए खतरा है, पॉल्यूशन है। सो द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूक्लियर फिजन इज रेडियो एक्टिव। दे प्रोड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड हैंस रिक्वायर वेरी केयरफुल डिस्पोजल। हाँ, उनका डिस्पोजल बहुत सावधानी तरीके से किया जाता है। एक मूवी है चिरनोबिल में बेटा, एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर रिएक्टर फूट गया था। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, आप उस चिरनोबिल नाम की मूवी बनी है उसमें देख सकते हो आप लोग, उसमें बहुत खतरनाक तरीके से न्यूक्लियर वेस्ट एक्सपोज हो गया था। ठीक है, तो पूरी हवा में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गया था, लोगों को बीमारियां होना शुरू हो गई थी। हाउएवर प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजन आर नॉट रेडियोएक्टिव। मगर जो न्यूक्लियर फ्यूजन में जो प्रोडक्ट होते हैं वो रेडियोएक्टिव नहीं होते, दे आर हार्मलेस एंड कैन डिस्पोज्ड ऑफ इजली। यस, तो इसलिए उसके प्रोडक्ट्स को आप बड़े आराम से हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। डन।